जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 6 के विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ 4 में है पौधों की कहानी। तो इसके 2 भाग को हम पहले ही पढ़ चुके थे और इसका कुछ भाग बाकी था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो पिछले भागों में हमने पौधों के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा था, साथ ही पौधों की विशेषता के आधार पर उसे शाख, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत किया था। साथ ही विसर्पी लता और आरोही लता के बारे में भी पढ़ा था। तना के बारे में, तना के कार्य के बारे में, पत्ती के बारे में, पत्ती के कार्य और उसके भोजन बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी हम जान चुके थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में हम जान चुके थे और बहुत सारे क्रियाकलाप भी हमने किया था। तो आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे जड़, रूट। तो रूट के बारे में पढ़ने से पहले हम इन 2 चित्रों को देखेंगे। चित्र ए में एक पौधा दिख रहा है जो बिल्कुल सूखा हुआ दिख रहा है, उसकी पत्तियां सूखी हुई दिख रही हैं और पौधा भी मुरझाया हुआ दिख रहा है। और चित्र बी में जो पौधा है वो हरा भरा और फूलों से भरा हुआ दिख रहा है। तो इन 2 चित्रों में हम क्या अंतर देख रहे हैं कि चित्र ए पूरी तरह से सूखा हुआ है, उसमें पानी नहीं दिया गया है, और चित्र बी में पानी दिया जा रहा है जिसके कारण वो हरा भरा है। तो पानी पौधे के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज को हम यहाँ समझ सकते हैं। तो पानी जब इतना महत्वपूर्ण है तो ये पानी पौधे को कैसे प्राप्त होता है वो जानना भी आवश्यक है। तो पौधे का कौन सा भाग पानी को ग्रहण करता है, तो यह भाग मिट्टी के अंदर होता है और इसे जड़ कहते हैं। जड़ जो होता है वो मिट्टी के अंदर रहता है और मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, खनिज लवण होता है, वो मिट्टी से सोखकर वो तने से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो इसको हम समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 7। तो इसके लिए कुछ सामग्रियां आवश्यक है, जैसे मक्का, चना, सेम के बीज, कपड़ा, कांच की कटोरी या मिट्टी के छोटे गमले तथा जल। तो ये सारी चीजें आप इकट्ठा कर लेंगे। अब क्रियाविधि क्या है उसे समझते हैं। गमले की मिट्टी में अथवा 2 कटोरियां लेकर उसमें भींगा कपड़ा रखकर कुछ सेम, चने व मक्के के भींगे बीज को उसमें डाल देंगे और प्रतिदिन अवलोकन करेंगे कि यह कैसा बढ़ रहा है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि बीजों के अंकुरन के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होती है, जैसे पानी का होना, वो भींगा होना चाहिए, जो कपड़ा उसमें रखा वो भींगा होना चाहिए, उसको हवा मिलना चाहिए। तो ये चीजें हम ध्यान देंगे। अब देखेंगे कि उन बीजों में क्या अंतर हो रहा है और उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है चने के बीज। तो चने के बीजों में देखिए किस तरह से वृद्धि हो रही है। नीचे तरफ जड़ में की वृद्धि हो रही है और ऊपर तरफ तना बढ़ रहा है, साथ ही पत्तियां भी निकल रही हैं। और सेम के बीज में भी वैसे ही वृद्धि देखने को आपको मिल रही होगी। और दोनों चित्र में आपको एक समानता दिख रही होगी कि दोनों में ही जो जड़ है वो सीधे एक मुख्य जड़ है और मुख्य जड़ से छोटे छोटे जड़ निकले हैं। तो दोनों चित्रों में इसी तरह के जड़ आपको दिख रहे हैं, मुख्य जड़ है और छोटी छोटी जड़ निकली है। तो ये जो जड़ की संरचना है इसे मूसला जड़ कहते हैं। और जो मूसला जड़ होते हैं वे काफी गहराई तक मिट्टी में जाते हैं। लेकिन इस चित्र में आपको मकई के बीज का अंकुरन दिख रहा होगा, लेकिन पहले जो आपने चना और सेम के बीज का अंकुरन देखा था उसमें देखा था कि एक मुख्य जड़ है और उससे छोटे छोटे जड़ निकले हैं। लेकिन इस आकृति में आप देख रहे होंगे कि इसमें मकई का बीज का जो अंकुरन है इस तरह से जालीनुमा संरचना निकल रही है, जो जड़ है इस तरह से निकल रहे हैं, मतलब कोई मुख्य जड़ इसमें नहीं है।
तो इस तरह के जो जड़ों की संरचना है उसे झकड़ा जड़ कहते हैं और ये रेशेदार होते हैं। इसके जो जड़ होते हैं वो रेशेदार होते हैं और ये जड़ मिट्टी में ज्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं। तो इस तरह से आपने चना और सेम के बीज को देखा और यहाँ आपने मक्का के बीज के अंकुरण को भी देखा। तो दोनों में आपको कुछ अंतर दिखा होगा। तो मक्का के बीज का जो मूलांकुर हुआ में वृद्धि हुआ वो कुछ लंबाई के बाद रुक गया और वो अनेक शाखाओं और रेशों की तरह विभाजित हो गया और ऐसे जड़ को क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट कहते हैं। तो चना और सेम की जो जड़ थी वो उसमें एक मुख्य जड़ थे और उसमें छोटे छोटे जड़ निकले हुए थे और ये गहराई तक जाते हैं। जो चने और सेम के बीच के जड़ हैं मुख्य जड़ होते हैं और उसमें छोटे छोटे जड़ होते हैं। तो ये जमीन में काफी गहराई तक जाते हैं और उसे मूसला जड़ कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। तो इस चित्र में देखिए, चित्र ए में है मूसला जड़ और चित्र बी में है झकड़ा जड़। तो ए में दिख रहा है एक मुख्य जड़ है और छोटे छोटे उससे निकले हुए दूसरे जड़ हैं, द्वितीयक जड़ हैं। और इसमें देखिए चित्र बी में दिख रहा है कि बहुत सारे रेशेदार जड़ निकले हैं, मतलब कोई मुख्य जड़ नहीं है, तो इसे झकड़ा जड़ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे जड़ों में अंतर, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ के बारे में। अब हम इसको और ज्यादा समझने के लिए क्रियाकलाप 8 करेंगे। तो इसके लिए हम खुले मैदान में जाएंगे जहाँ खरपतवार उगे हुए हैं। तो खरपतवार क्या है? खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप निकल जाते हैं, उसको हम लगाते नहीं है, रोपते नहीं है। तो कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर उसको निकालेंगे और जड़ों से मिट्टी को धो देंगे और फिर उसका अवलोकन करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। तो सिरा विन्यास आपने कहाँ पढ़ा है? आपने पढ़ा है पत्ती में। तो इसमें क्या समांतर है, क्या अंतर है और क्या समानता है? तो इसमें एक संबंध है। तो जो पत्तियां इस तरह की हैं, मतलब उसमें एक मुख्य सिरा है और उससे निकली हुई बहुत सारी शिराएं हैं। तो ये जाली नुमा जो आकृतियां बन रही है, जालिका सिरा विन्यास। यदि किसी पौधे की पत्तियां जालिका शिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें होंगी मूसला जड़। जैसे चना और सेम के बीच के जड़ थे मूसला जड़, तो वैसी जड़ होंगी और वैसी मतलब मुख्य जड़ होगा और साथ में द्वितीयक छोटे छोटे जड़ निकले होंगे। यदि पौधे की पत्तियां जालीदार शिरा विन्यास होगी तो उसकी जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ होगी। तो संबंध इसका समझ गए। और यदि पत्ती जो है वो इस तरह की होगी, मतलब उसके समांतर शिरा विन्यास होगा। तो समांतर शिरा विन्यास मतलब एक दूसरे के समांतर होगा। ये शिराओं कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर, जैसे घास के पौधे में होती है, मकई के पौधे में होती है। तो इसमें जो जड़ होगा वो कैसा होगा? झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ होगा। तो अब इसका अवलोकन हम यहाँ तालिका में कर सकते हैं। तो पौधे का नाम क्या है? पौधे का नाम है मकई। तो मकई का शिरा विन्यास क्या है? समांतर शिरा विन्यास है। और तो जड़ का प्रकार कैसा होगा? झकड़ा जड़ होगा। और चना के पौधे को यदि लेंगे तो उसका शिरा विन्यास कैसा होगा? जालीदार शिरा विन्यास होगा, जाली का शिरा विन्यास होगा। और इसमें जो जड़ होगा वो मूसला जड़ होगा। इस तरह से और भी पौधे को आप देख सकते हैं। अब जड़ के कार्य को जानते हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है। जड़ें भोजन का भी संचय करती है, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि क्या है? ऐसे जड़ हैं जो भोजन को संग्रह करके रखते हैं। तो अब इस चित्र में देखते हैं कि यहाँ 2 चित्र दिख रहे हैं। चित्र ए में पत्ता दिख रहा है, पत्तों वाले पौधे, और चित्र बी में फूलों वाला पौधा दिख रहा है।
तो चित्र ए में जो पौधा है उसको पहचानिए और चित्र बी में जो पौधा है उसको पहचानिए। तो आप कौन से पौधे को आसानी से पहचान पाएंगे? मुझे लगता है कि आप में से अधिक बच्चे चित्र बी को पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फूल लगे हैं, लाल लाल सुंदर फूल लगे हैं। और फूल क्या होता है? किसी पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, जिसके कारण हम उसको पहचान पाते हैं। तो ये किसका पौधा है? गुलाब का पौधा है। तो इस पौधों के सबसे खूबसूरत भाग को हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? पुष्प या फ्लावर। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 9 कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? आप अपने परिवेश में जो खिले हुए पुष्प हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके चित्र को अपनी पुस्तिका में बना सकते हैं और उसके अलग अलग भागों को आप दिखा सकते हैं। अब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो पुष्प ना होकर पुष्प गुच्छ होते हैं, जैसे हो गया गेंदा, सूरजमुखी या गुलदाउदी का जो पुष्प होता है वो पुष्प गुच्छ होता है। अब पुष्प के अंग के बारे में हम जानते हैं। बाह्य दल। बाह्य दल हरे रंग के होते हैं और कली की अवस्था में पुष्प के भीतरी अंग की सुरक्षा भी करते हैं। और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। और जब कली की अवस्था में रहता है फूल, तब उस अवस्था में आप देखिए कि उसके ऊपर एक हरा कवर लगा हुआ है जिसके अंदर कली ढका हुआ रहता है। तो वो जो हरे रंग का भाग है वही है बाह्य दल। इसके बाद है पंखुड़ी। पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। यह परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है और जो फूल का रंगीन भाग होता है वही कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है अपने चटक रंग के कारण। और विभिन्न प्रकार के पौधों में पुष्प की पंखुड़ियों की संख्या और उसका रंग अलग अलग होता है। सारे फूल अलग अलग होते हैं, उसमें पंखुड़ियां भी अलग अलग होती हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे ये है चाइना रोज या फिर जवा का या गुड़हल का फूल है। तो इसमें देखिए ये लाल रंग का जो दिख रहा है ये क्या है? उसके पंखुड़ी है। और पंखुड़ी के नीचे ये जो हरे रंग का ये है पंखुड़ी, ठीक है, ये जवा फूल का पंखुड़ी है। और इसमें जो नीचे हरे रंग का भाग है ये है बाह्य दल। और उसके ऊपर जो निकला हुआ ये नली रूपा आकृति है, यहाँ ये है स्त्री केसर और उसके ऊपर है पुंकेसर। तो ये पौधे के पुष्प के भाग हैं उसके अलग अलग भाग हैं। ये पुष्प के अलग भागों को इसमें दिखाया गया है। अब हम क्रियाकलाप 10 करेंगे जिसमें हम फूल के बारे में और विस्तार से जानेंगे। तो अपने परिवेश में उपलब्ध विभिन्न पुष्पों के चित्र बनाकर पंखुड़ियों में आप रंग भरिए। तो ये बहुत मजेदार होता है। अलग अलग फूल लीजिए, उसमें जो रंग है उस रंग का आप अपनी कॉपी में बनाइए और उसको रंगों से भरिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुंकेसर के बारे में। पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना पुंकेसर कहलाती है। यह पुष्प का नर भाग है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इसे परागकोश कहते हैं जिसमें परागकण होता है। परागकोश के नीचे का भाग तंतु कहलाता है। उसके नीचे का भाग क्या कहलाता है? तंतु। देखिए इस चित्र में दिख रहा है पुंकेसर, ये नीचे का जो भाग है ये है तंतु और इसमें ऊपर में जो फूला हुआ भाग है ये है परागकोश। देखिए परागकोश में छोटे छोटे परागकण दिख रहे हैं। ये जो परागकण है छोटे छोटे दिख रहे हैं सफेद रंग के। तो ये अलग अलग रंगों के हो सकते हैं। हल्का पीला रंग से यहाँ दिख रहा है। तो ये है परागकण और ये है तंतु, ये है परागकोश। परागकोश के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, वो है परागकण। तो ये समझ गए आप। अब हम देखते हैं जो पुंकेसर होता है वो नर भाग होता है और उसके बाद हम इसके जो मादा भाग होता है स्त्री केसर उसके बारे में जानते हैं।
पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है और इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ जो भाग होता है उसे अंडाशय, ओवरी कहते हैं, और अंडाशय से लगी जो डंठल जैसी संरचना है उसे वर्तिका या शैल कहते हैं। और वर्तिका के जो अग्र भाग में फूली हुई रचना होती है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो देखिए इस चित्र में उसको दिखाया गया है। स्त्री केसर, ये नीचे जो फुला हुआ भाग है ये है अंडाशय। उसके बाद ये नलीनुमा जो आकृति है ये है वर्तिका, और सबसे ऊपरी जो भाग है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड या ओव्यूल होता है। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए जो पुष्प के अलग अलग भाग हैं, आंतरिक भाग हैं, उसको और अच्छे से समझेंगे क्रियाकलाप 11 में। अंडाशय के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे हम चित्र के अनुसार काटेंगे। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की कुछ बूंदें डालेंगे और आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय के जो आंतरिक संरचना है उसका हम अध्ययन करेंगे। अंडाशय में छोटे छोटे गोल संरचनाएं दिखाई देगी और यही बीजांड है, यही बीज है। और इन भागों का हम चित्र भी अपने कॉपी में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए ए में दिया जो स्त्री केसर है उसका अनुदैर्ध्य काट बनाया जा रहा है। इस तरह से अनुदैर्ध्य काटा जा रहा है ब्लेड की सहायता से। अब ये चित्र बी में अनुप्रस्थ काट काटा जा रहा है और चित्र सी में बीजांड का अवलोकन, देखिए बीजांड का अवलोकन किया जा रहा है। किस तरह से दिख रहे, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, ये है बीजांड। और अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ काट की सहायता से हम बीजांड को दोनों तरफ से देख सकते हैं और इसका चित्र हम अपने कॉपी में बनाएंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इतने सारे चीज हमने पुष्प के बारे में जाना। तो क्या सभी पुष्प में सभी भाग पाए जाते हैं जो हमने पढ़ा, और क्या किसी फूल में इनसे भी अलग भाग मिलते हैं? तो वास्तव में सभी फूलों की संरचना हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो इसको हम आगे जो क्लास आएगा उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसके संबंध में और भी ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। तो ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा उसको जान लेते हैं। तो हमने इसमें पाठ में सीखा कि पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। और हमने क्या सीखा कि तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी या फिर समांतर हो सकता है। पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है एवं वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विमुक्त करती है, और जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पौधे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में जकड़े रखती है। वो मिट्टी को जकड़े रहती है और जिससे पौधा सीधा खड़ा रहता है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर एवं अंडाशय होते हैं, और कुछ जड़ें भोजन का संग्रह भी करती है, जैसे गाजर, सलजम। तो ये भोजन का संग्रह भी करती है। तो इसमें हमने पौधों की पूरी कहानी जानी और उसके अलग अलग भागों के बारे में जाना, उसके विशेषताओं के आधार पर उसको अलग अलग वर्गों में बांटा, और तना, पत्ती, जड़, पुष्प सबके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। और अगली कक्षाओं में आप और भी विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब आप मैंने जितना पढ़ाया उसको और अच्छे से रिवीजन कर करके पढ़ेंगे और
कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।